हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुआब। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने जाएंगे चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, बुक 1। तो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें बुक 1 के चैप्टर 1 को देखेंगे, दैट इज ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो इस चैप्टर में मेनली क्या होगा, हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे, उनके सेटलमेंट्स के बारे में, उनके एविडेंसेस के बारे में, ये सब इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यार गाइस, ये जो चैप्टर है ना, ये लिखने की क्या ज़रूरत थी पहली बात तो, क्योंकि यार देखो, ये जो सिविलाइजेशन है हमारे इंडिया का, हम कह सकते हैं प्राचीनतम जो है ये सिविलाइजेशन है। एंड आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें मिली है, ऐसे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं ना कि आजकल अगर आप सोचो कि उस टाइम में जहाँ पे कोई कुछ मशीन्स नहीं थी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थे, उस टाइम में कैसे कर लेते थे। तो एक बहुत मतलब चौंकाने वाली भी बात है, और ये हमें गर्व भी है कि हमारे इंडिया में ऐसी एक सिविलाइजेशन थी। तो जो नॉर्थ इंडिया का जहाँ पे इंडस रिवर आपको दिखती है, वहाँ पे ये सेटलमेंट था, इसलिए इसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इंडस नदी के किनारे ये बसा हुआ था। तो हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी थे, एंड साथ में पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स थे। तो एक्चुअली ना क्या हुआ, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जब एक्सकैवेशन करते हैं ना, वो जब खुदाई वगैरह करते हैं, उनको कुछ कुछ चीज़ें मिलती है। जैसे धोलावीरा में एक्सकैवेशन किया था तो उनको कुछ मिले थे, ठीक है, कुछ एविडेंसेस मिले थे, और उससे लोगों के मन में, वो आर्कियोलॉजिस्ट के मन में ये पैदा हुआ कि अरे ये कहाँ से आया। तो वैसे एक सिविलाइजेशन का हमें पता चला, एंड ये जो सिविलाइजेशन है ये ख़त्म भी हो गया था। कैसे ख़त्म हो गया था वो भी हम देखेंगे। तो इस बुक में जो है हम पढ़ेंगे क्या क्या एविडेंसेस मिले थे, उसके बेसिस पर हम उनकी लाइफ को देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 3 लाइफ देखना है, जैसे इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसे थी, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कैसे डिपेंड होते थे, कैसे रहते थे। सोशल लाइफ को देखेंगे, सोशल लाइफ वगैरह कैसी थी, एंड कल्चरल लाइफ देखेंगे, वो रिलीजियस भी थे कि नहीं थे, ये सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसकी टाइमलाइन पहले देखनी है, बिकॉज ये हिस्ट्री है तो हमें टाइमलाइन पता होनी चाहिए किस टाइमलाइन के उसमें हुआ था। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या है, 2600 BCE टू 1900 BC। तो ये एनसीईआरटी के बेस पे है। आपको हो सकता है अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी डिफरेंट मिल सकते हैं ये, बट ये एनसीईआरटी के हिसाब से, एंड आई थिंक आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आप एनसीईआरटी के बेस पे आंसर लिखते हो। ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ था 2600 BC इसका टाइम लिया गया है, एंड 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। तो 1900 तक ये एकदम खत्म हो गया था, एंड इसके काफ़ी फेजेस में ये बटे हैं। ठीक है, जैसे मेच्योर फेज एंड ऑल दैट इसमें बटे हुए हैं। तो फर्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ इनकी कैसी थी, अब इससे पता कैसे चलेगा। अब इकोनॉमिक किससे चलती है, एक तो तब इंडस्ट्रीज तो नहीं थे, किससे चलती होगी, एग्रीकल्चर से चलती होगी। बट उससे पहले भी ना, जो वो लाइवलीहुड की, जिनकी वो उनकी बेसिस थी, मीन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनका क्या था। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो भी वहाँ पे जो एक्सकैवेट कर रहे थे या फिर उन खुदाई कर रहे थे, देख रहे थे, तो उनको काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले। जैसे प्लांट्स के एविडेंसेस मिले, एनिमल्स के एविडेंसेस मिले, चार्ड ग्रेन्स मिले। चार्ड ग्रेन्स मीन्स जो बर्न्ड ग्रेन्स, ठीक है, भुने हुए, अब वैसे कह सकते हैं, उन ग्रेन्स के मिले। उनको वीट मिले, लेंटिल्स मिले, चिकपीस मिले, फिर मिलेट्स मिले। ठीक है, ये सारे ग्रेन्स है। मिलेट्स कहाँ पे, उनको गुजरात पे ज़्यादा मिला था, मिलेट्स मिले वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अनाज वगैरह है वहाँ पे मिले। तो इससे क्या पता चलता है, वो सोर्स ऑफ लिवलीहुड इनके ये अनाज थे। उनको और किसके एविडेंसेस मिले थे, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कैटल, शेप, पिग, इनके भी बोन्स वगैरह मिले थे। तो उससे पता चला था कि डोमेस्टिक एनिमल्स भी थे। साथ में वाइल्ड एनिमल्स जैसे हो गया, घड़ियाल हो गया, डियर हो गया, बोर हो गया, उनके भी बोन्स वगैरह मिले थे। तो इससे ये पता चलता है, तो एक तो वो ग्रेन्स पे भी डिपेंडेंट थे, प्लांट्स, एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, डोमेस्टिकेशन भी करते थे, एंड शिकार भी करते थे, हंटिंग भी करते थे। एंड साथ में और एक चीज़ मिली थी, वो है कि फिश के एविडेंसेस मिले थे, फिश बोन्स। तो इससे पता चलता है कि वो मछलियाँ वगैरह भी पकड़ते थे, तो फिशिंग भी करते थे। ये सब हमें पता चला है। तो ये था उनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड। अब और एक चीज़ का पता चला है, वो है एग्रीकल्चर। अब देखो, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज हमने देख लिया, हम दूसरा देखते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह है, इनको एग्रीकल्चर के बारे में भी पता चला। अब एग्रीकल्चर के बारे में कैसे पता चला, उनको सबसे पहले क्या मिला, एक
सील मिली। अब सील समझते हैं, वो सील मतलब जैसे ऐसा एक वो स्क्वायर टाइप का ही होता है, उसमें ना प्रिंट में होता है, ठीक है। जैसे वो मिट्टी से बनाते हैं, वो स्टीएटाइट से बनाते हैं, ठीक है, और उसमें प्रिंट होता है। तो उसमें उनको किसका प्रिंट मिला? बुल्स का, ऑक्सन का, बैल, सांड, इनका प्रिंट मिला। एंड ये जो है ये किस में काम आते हैं? ये एग्रीकल्चर में काम आते हैं। तो उन्होंने उनका एक लिंक लगाया, ठीक है। तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन मिला बुल का, ऑक्सन का। इसके बाद क्या मिला? प्लाव मॉडल्स मिले। प्लाव मीन्स जिससे वो खेत को जोतते थे, खेत को प्लाव करते थे, ये तो उनको मिले, प्लाव के मॉडल्स मिले, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट हरियाणा है ना, वहां पे 2 जगह है, चोलिस्तान, बनावली, वहां पे उनको क्या मिला? प्लाव के मॉडल्स। अब प्लाव मिले हैं तो प्लाउड फील्ड भी मिले हैं। प्लाउड फील्ड इनको राजस्थान में मिला, कालीबंगन में मिला था इनको प्लाउड फील्ड, ठीक है। इसके साथ और क्या मिला? एक फील्ड मिला था, मीन्स खेत मिला था, जो कि 2 हिस्सों में ना बटे हुए थे। एंड ये इससे ये दर्शाया जाता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स, मीन 2 टाइप्स के क्रॉप एक ही फील्ड में उगा रहे थे, ठीक है। आप सोच सकते हो उस टाइम में मतलब क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, सुन के भी कितना अच्छा लगता है। तो वहाँ वो कहाँ पे मिले थे? फील्ड्स विद 2 सेट्स ऑफ फरोज, ये था, फील्ड वगैरह मिला था। साथ में कनाल सिस्टम, आप वो जो एरिया आप देख लो, जो नॉर्थ एरिया है ना, नॉर्थ इंडिया का ही आप देख लो, तो ये बहुत ड्राई रीजन है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, इरिगेशन चाहिए होता है, तो वहाँ पे कनाल सिस्टम मिला है, जो कि अफगानिस्तान के वहाँ पे एक छोटू भाई नाम का जगह है, वहाँ पे मिला है। धोलावीरा जो गुजरात में है, वहाँ पे कनाल्स, वहाँ पे रिजर्वायर्स मिले हैं, वेल्स मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे इरिगेशन की भी सिस्टम थी, फील्ड्स थे, प्लाउड फील्ड्स थे, प्लाउज थी, एंड बुल्स, ऑक्सन ये भी थे, ताकि खेत को जोत पाए। तो पूरा खेती का आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे आज के टाइम में होता है वैसे ही उस टाइम में भी होता था। तो ये हो गया पूरी उनकी इकोनॉमिक लाइफ, जिससे उनकी इकोनॉमी का हम पता लगा सकते हैं थ्रू एग्रीकल्चर एंड जो हमने पहले देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में। अभी तक हमने इकोनॉमिक लाइफ देखी, इसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदारो को। तो मोहनजोदारो क्या है? एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो एक अर्बन सेटलमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये जो मोहनजोदारो है, ये जो सेटलमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम आप प्लान्ड वे में बसाया गया। मोहनजोदारो में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। एंड क्या आपको पता है मोहनजोदारो की मीनिंग क्या है? मोहनजोदारो का मतलब होता है कि मुर्दों का ढेर, माउंट्स ऑफ डेड बॉडीज आप कह सकते हो, ठीक है। तो मोहनजोदारो का मतलब ये है, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनके सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेटलमेंट इनका कैसा था? इनका सेटलमेंट ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। 2 हिस्सा कैसे? एक था सिटाडेल एंड एक था लोअर टाउन। सिटाडेल क्या था ना, एक स्मॉल एरिया में था, बट वो जो एरिया था वो हायर क्लास लोगों के लिए, जैसे वहाँ पे राजा वगैरह अगर होते थे, क्योंकि राजा थे या नहीं हमें करेक्टली नहीं पता, बस एविडेंसेस मिले हैं। बट जो भी वहाँ पे अगर रिलीजियस लीडर्स ले लो या फिर जो हाई कास्ट के लोग हैं, ठीक है, हाई लेवल के लोग हैं, वो इस सिटाडेल में रहते थे, ठीक है। एंड सिटाडेल की एरिया तो स्मॉल होती थी, बट वहाँ पे रहते थे पावरफुल लोग। बट लोअर टाउन में, ठीक है, लोअर टाउन क्या था? लोअर टाउन जो मतलब कॉमन ऑर्डिनरी पीपल के लिए हो, ठीक है। तो वो सेटलमेंट लार्ज था, बट वहाँ के लोग जो थे लोअर थे, मीन्स वहाँ पे ऑर्डिनरी लोग रहते थे। अब ये जो सिटाडेल था ना, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था। सिटाडेल क्योंकि वो पावरफुल लोगों का वो है, तो उसको डिस्टिंक्ट तो करना होगा ना, डिवाइड तो करना होगा। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था, एंड वो चारों तरफ से वर्ल्ड था, ठीक है, दीवारें उठी हुई थी चारों तरफ से, ठीक है। तो इसके 2 फीचर्स, एक तो ये प्लेटफॉर्म में बना हुआ था और एक ये वर्ल्ड थे, ठीक है। एंड ये जो लोअर टाउन था उसमें भी क्या था? वर्ल्ड थी, वो भी वर्ल्ड थी। एंड इसको देख के पता है, ये लोअर टाउन को देख के कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब पहले वो प्लान किया गया है फिर सेटलमेंट बसाई गई है, बिकॉज इसकी जो आप अगर फीचर्स देखोगे तो इससे यही पता चलता था। साथ में यहाँ पे और क्या क्या मिले हैं? इसमें बर्न्ट ब्रिक्स मिले हैं। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब अभी अगर आप ब्रिक्स देखोगे ना, हम क्या करते हैं, उसे मिट्टी से पहले ब्रिक्स बनाते हैं, फिर उसको मिट्टी की जो वो जो ईंटों की जो भट्टी होती है ना, उसमें बर्न किया जाता है, ताकि वो और
उसकी टेक्सचर वो आ सके जैसे वो दिखता है। तो वहाँ पे भी उस टाइम में भी वही सिस्टम था, सन ड्राइड ब्रिक्स होते थे एकदम, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स मिले थे वहाँ पे, एंड जो ब्रिक्स की जो साइज थी वो भी बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, इनका ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया था। ये राइट एंगल में एक दूसरे को काटते थे, जैसे ये अगर ड्रेनेज है तो ऐसे होता था, ठीक है, राइट एंगल में एक दूसरे को काटते थे ऐसे। एंड इनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बढ़िया था, बिकॉज पता है इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी एक तो कवर्ड थी, ताकि किसी को मतलब उसमें से वो ना है, मतलब गंदगी वगैरह, जैसे आजकल में भी अगर हम देख ले सिटीज़ में, तो आजकल ड्रेनेज सिस्टम सब सिटीज़ में सब जगह पे इतनी बढ़िया नहीं है, बट वहाँ पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम था, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। एंड ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये घर के बाथरूम को भी कनेक्ट करता था कि उसकी जो पानी है वो भी उससे जा रही है। ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वेल्स को भी कनेक्ट करता था, ग्रेट बाथ में भी था। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था ना काफ़ी बढ़िया था। इसके बाद है आर्किटेक्चर, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा था। इनका आर्किटेक्चर पता है कैसा था, इनका आर्किटेक्चर एक तो उस टाइम में डबल स्टोरी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, डबल स्टोरी हाउसेज, उसके बाद सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए डबल स्टोरी में, फिर जो ग्राउंड लेवल होता था उसमें कोई विंडोज़ नहीं होती थी ताकि प्राइवेसी मेंटेन की जा सके। अब अगर मेन गेट देखते हो किसी भी घर का, अगर मेन गेट देखते हो तो ये होता है कि मेन गेट से आपका पूरा घर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब वास्तु के हिसाब से वो सब माना जाता है कि मेन गेट से आप कोई भी आए आपका पूरा घर नहीं दिखना चाहिए, पूरे रूम्स नहीं दिखने चाहिए। और वहाँ पे भी जो ड्राइंग रूम्स वगैरह था वो नहीं दिखते थे, मेन गेट के बाद जाके आपको काफ़ी अंदर जाके फिर रूम्स वगैरह दिखेंगे। उससे पहले मेन गेट से आप सारा घर वो एक्टिविटीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि घर एक प्राइवेट एरिया होता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती है, तो एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए था, ठीक है। फिर वहाँ पे घर में कुआं थे, फिर इनका वो भी था, इनके बाथरूम्स भी थे, ठीक है। तो बाथरूम्स साथ में कुएं, एंड कुएं जो थे पीछे के जो है ना, घर के पीछे भी कुएं लगे होते थे ताकि लोग आके वहाँ से पानी पी सके, उनको घर में घुसने की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ पे कुएं मिले हैं, वहाँ पे ऐसे चीज़ें मिले, ऐसे बिल्डिंग्स मिले हैं। एंड जो गेट था ना वो किसी के घर के सामने जाके नहीं खुलता था, वो अंदर खुलता था वो गेट, ठीक है। एंड ये होना भी चाहिए, मतलब गेट जो है वो बाहर नहीं खुलना चाहिए, वो अंदर खुलना चाहिए। तो वो वाली भी चीज़ यहाँ पे थी। तो इनकी जो हाउसिंग सिस्टम, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर काफ़ी सही था। इसके बाद है सिटाडेल। अब सिटाडेल क्या था अभी मैंने आपको बताया। सिटाडेल में दो चीज़ें थी, एक थी वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब जो गोदाम है उनकी, ठीक है। वेयर हाउस में क्या करते थे, अनाज वगैरह होता है ना, ग्रेन वगैरह वहाँ पे स्टोर करके रखते थे ताकि कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ से वो उसको यूज़ कर सके। एंड साथ में था दी ग्रेट बाथ। अब दी ग्रेट बाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेट बाथ जो है वो क्या था, एक तो वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होता था, वो एक टाइप का क्या कह सकते हैं हम, कुआं था, बट बहुत लार्ज एरिया था उसका, उनमें स्टेप्स बने हुए थे, साइड से कॉरिडोर्स थे, ठीक है। तो वो जो है रिचुअल पर्पस के लिए वो दी ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता था, काफ़ी लार्ज एरिया में वो भी बना हुआ था। तो ये जो सिटाडेल है उसके दो फीचर्स है, एक वेयर हाउस एंड एक दी ग्रेट बाथ। सो दिस इज अबाउट मोहनजोदारो, ठीक है। ये मोहनजोदारो पे अलग से 8 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। उसके बाद है सोशल लाइफ। तो इकोनॉमिक के बाद हमने देखना है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ उनकी किन किन चीज़ों से पता चलती है। सोशल लाइफ में हमें बेसिकली यही देखने को मिलता है, अमीर और गरीब में फ़र्क, या फिर ऑर्डिनरी पीपल और जो थोड़े हायर पीपल थे। जैसे अगर हम बुरियल्स देख लो, ठीक है, वहाँ पे आप अगर नेशनल म्यूजियम जाओगे ना जो दिल्ली में है, वहाँ पे बुरियल्स भी है, जो सही का जो वहाँ से एविडेंस मिला है, वहाँ पे आप देख सकते हो सही का जो बुरियल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को जैसे कॉफिन में रखते हैं ना गाय के, फिर मतलब जब मर जाते हैं तब जब रखते हैं ना, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे नेशनल म्यूजियम में वो रखा हुआ है। एंड इनका जो बुरियल सिस्टम था, इससे हमें कैसे सोशल लाइफ का पता चलता है। जैसे जो ऑर्डिनरी पीपल्स, ठीक है, तो उसमें सो बस
जैसे बुरियल्स के साथ, जैसे जो डेड बॉडी थी उसके साथ और क्या क्या आपको मिलेगी, जैसे कॉपर के, जैसे साधारण चीज़ें होती है जो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, नॉर्मल है, ठीक है, कॉपर के वगैरह। बट जो कुछ बुरियल्स है ना उसमें ज्वेलरी मिली है, उसमें काफ़ी सारे बीड्स के या फिर जो कीमती जो उनकी चीज़ें होती थी, जैसे ज्वेलरीज मिली है जो बीड से बनी हुई है, शेल से बनी हुई है, जैस्पर, तो उन सब जो इम्पोर्टेंट जो की प्रीशियस मेटल्स थे उनसे भी बनी हुई हैं। तो ये सब हमें फ़र्क दिखता है बुरियल्स में कि जब ऑर्डिनरी पीपल कोई मर जाता है तो उसके साथ हम नॉर्मल सी चीज़ें जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही देंगे, बट जो थोड़े हायर लोग थे उनके लिए अलग वो था, और भी ज़्यादा चीज़ें, महंगी चीज़ें थी। सेकेंड है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स जो कि सब्सटेंसेस वहाँ पे यूज़ होते थे। जैसे यूटिलिटेरियन क्या है, दो चीज़ें हैं, एक यूटिलिटेरियन है, एक प्रीशियस है, ठीक है। प्रीशियस मीन्स लग्जरी में जो आता है, यूटिलिटेरियन मीन्स डेली में यूज़ होने वाला हो गया, क्ले, स्टेटाइट, जो भी कॉपर हो गया, एंड जो इधर उधर की जो अभी और चीज़ें थी वो सब, ठीक है। एंड उसके साथ हो गया लग्जरी, जो कि लग्जरी मीन्स जो एकदम महंगे होते थे, मीन्स रियरली आपको मिलेंगे या फिर सब नहीं खरीद सकते। एक था जैसे फायंस, ठीक है। फायंस क्या था बेसिकली कि जैसे सिलिका होता है, ग्राउंड सैंड होता है, उसके साथ कलर मिला दिया, ठीक है, तो एक फायंस का मटेरियल था। ये जो है ये लग्जरी में आता था, इसको सब नहीं खरीद सकते, तो फायंस का मिला है। गोल्ड मिला है, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह मिली है, तो इससे हमें लग्जरीज का भी पता चलता है, ठीक है। तो लग्जरी का पता चलता है एंड एक यूटिलिटेरियन। तो हमें यहाँ पे एक सोशल डिवीजन दिखता है बरियल्स में भी, आर्टिफैक्ट्स में भी, एंड इसके बाद हम देखते हैं क्राफ्ट्स। अब क्राफ्ट से हमें सोशल लाइफ कैसे दिखता है, तो क्राफ्ट्स पहली बात चानू दारो आपको एक जगह दिखेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पे जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी भारी मात्रा में, मीन्स वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए था चानू दारो, ठीक है। चानू दारो में फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ पे आपको मेटल कटिंग, बीड मेकिंग सब मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे लैपिस लजुली हो गया, फायंस हमने जो देखा, उसके बाद हो गया गोल्ड, कॉपर, क्ले एंड बीड्स, शेल्स, इनको यूज़ किया जाता था। जैस्पर, इनको बनाने के लिए जो क्राफ्ट्स है उसको बनाने के लिए ये सब यूज़ किए जाते थे। जो क्राफ्ट्स होते थे वो डिफरेंट शेप्स के होते थे, स्पिंडल शेप या फिर सर्कुलर, रेक्टेंगल, ऐसे डिफरेंट शेप्स के बनते थे। फिर डिफरेंट टाइप्स के उसमें कारीगरी होती थी, प्रिंट्स छापे जाते थे, ठीक है। अब वहाँ पे और एक चीज़ थी, वो है कार्नेलियन। कार्नेलियन मेनली राजस्थान से आता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो कार्नेलियन था वो कैसे बनता था, जैसे उसकी जो रॉ मटेरियल है ना वो येलो कलर की होती थी, फिर उसको शेप करा जाता था, कलर लगाया जाता, कलर दिया जाता था, तो उसको शेप करके फिर वो चीज़ें बनाई जाती थी। तो उसमें आप पॉट्स देख सकते हो, ठीक है, तो वो सब आप उसमें देख सकते हो। तो वो थे कार्नेलियन का मटेरियल, और उससे डिफरेंट सारी चीज़ें बनाई जाती थी। उसको शेप देने के बाद पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग ये सब किया जाता था एक पॉटरी बनाने के लिए या फिर और डिफरेंट क्राफ्ट्स बनाने के लिए। तो जैसे ड्रिलिंग का अगर आप देखोगे तो वो चानू दारो, लोथल, धोलावीरा, इन तीनों जगह पे काफ़ी ज़्यादा चलता था। फिर नागेश्वर, बालाकोट में शेल कटिंग, वो भी शेल कटिंग का जो काम होता था, शेल से जो भी चीज़ें बनती थी वहाँ पे काफ़ी बनती थी, दैट इज़ नागेश्वर एंड बालाकोट, ठीक है। तो क्राफ्ट्स के मामले में चानू दारो, नागेश्वर, बालाकोट एंड जो है लोथल, धोलावीरा, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब हो सकता है आपके मैप्स में भी पूछे जाए, ठीक है। इसके बाद क्राफ्ट्स के बाद हमें ये देखना है कि हमें इसके बारे में पता कैसे लगा। तो पता कैसे लगा, एक तो इनकी रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलते थे तो उससे हमें थोड़ा पता लगा कि हाँ इससे चीज़ें बनाई जाती थी। दूसरा जो डिस्कार्डेड आइटम्स थे, जैसे कुछ किया उसके बाद जो लेफ्ट ओवर उन्होंने उसको फेंक दिया, तो उससे भी कुछ पता चला। एंड उसके बाद एक और बात आई कि ये जो चीज़ें थी, जो वो मटीरियल्स लाते थे, लैपिस लजुली, कार्नेलियन या फिर स्टोन वगैरह, शेल्स वगैरह, वो कहाँ से लाते थे। कुछ तो हमारी इंडिया में भी मिल जाते थे, ठीक है, कुछ वो बाहर से लाते थे। जैसे उसके भी एग्जाम्पल्स मिले हैं, जो उनके कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन है उनके एग्जाम्पल्स मिले हैं, ठीक है। तो
इंडिया में जैसे मिल जाता था, जैसे शेल्स वगैरह नागेश्वर बालाकोट में मिल जाता था। क्ले तो आपको ऑर्डिनरीली कहीं पे भी मिल जाएगा। लैपिस lazuli एक जो ब्लू स्टोन था वो उनको अफगानिस्तान से वहाँ पे मिलता था। उसके बाद जो कार्नेलियन है वो राजस्थान के यहाँ से मिलता था। तो ऐसे जो है ये इंडिया से काफ़ी सारे उनके सेटलमेंट से मिल जाता था। कुछ वो क्या करते थे, बाहर से भी लाते थे। जैसे ओमान का कॉपर मिला है, ठीक है, ओमानी कॉपर मिला है। वहाँ से एक ब्लैक जार मिला है, कोटिंग है उसमें, वो एक जो जार है वो ओमान से मिला है, ठीक है। फिर एक मेसोपोटामियन टेक्स्ट मिला है जिसमें ये बोला गया था जो इनके कॉपर वगैरह है ना वो कहाँ से आते हैं, मगन से आते हैं। मगन मीन्स एक ओमान का ही एक नाम था मगन, तो वहाँ से आते हैं। फिर जो इंडियन वेट सिस्टम, सील, स्क्रिप्ट्स, इनके भी ना काफ़ी हमें लिंक मिलते हैं बाकी मेसोपोटामियन जो स्क्रिप्ट्स है इनसे भी हमें कुछ मिलते हैं, ठीक है। कुछ एविडेंसेस इससे भी हमें लगता है कि है, इससे भी कनेक्शन है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमें ये सब नाम दिलमम, बहरेन एंड जो ओमान है, ये सब मगन नाम, ये सब हमें वहीं से दिखा था। इसके बाद मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में हमें ये भी बताया गया था जो मेलुहा है, ठीक है, मेलुहा को कहा गया एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। और हमें नाव के भी एविडेंस मिले हैं। नाव मीन्स बोट, बोट के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो हमें काफ़ी कुछ पता चलता है मेसोपोटामियन टेक्स्ट से। फिर हमारी जो ओमान के जो कॉपर है या फिर जो जार मिला है ब्लैक कोटिंग का उससे, एंड हमारे जो वेटेज सिस्टम एंड ये सब जो थी इससे भी कुछ हमें लिंक मिलते हैं। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं जो ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी कनेक्शन अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से भी थी। उस टाइम पे इंडस के साथ साथ और भी काफ़ी सिविलाइजेशन थे। एक तो हमें चाइना में सिविलाइजेशन मिलता है, फिर हमें और भी काफ़ी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। तो ये सब हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। लास्ट है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट। सील्स या फिर सीलिंग, सील्स एंड सीलिंग दोनों अलग चीज़ है। सील्स या सीलिंग क्या होता है? सील्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे एक आप मान लो सील है, ठीक है, एक स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप के जिसका भी शेप का होता था, मिट्टी से बनता था एंड सील्स होता था जिसमें कुछ छापे वगैरह जाते थे, ठीक है। सील्स होता था और एक सीलिंग होता था। जैसे मान लो आपको ये वाला पेन जो है यहाँ से किसी और जगह पे पहुँचाना है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे एक सील उस बैग में बांध देते हो, उस सील पे सीलिंग करते हो, मीन्स स्टैंप लगा देते हो, या फिर वहाँ पे लिख देते हो कि ये जो पेन है ये मैं भेज रही हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पे रहती हूँ, और उस पर सील लगा दिया, ठप्पा लगा दिया और फिर वो किसी को भेजा। तो सील क्या हो गया? स्पेशली जो मिट्टी का जो बनता था सील, जिसमें कुछ छापे जाते थे, जो सीलिंग होता था, सीलिंग मारा जाता था, उसके बाद वो चीज़ किसी दूसरी जगह पे वो बैग भेजा जाता था। और इससे आपको ये पता चल जाता था कि वो कौन है, एड्रेस क्या है, ये सब पता चल जाता था, ठीक है। बेसिकली उस लोग जिसने भी भेजे उसके बारे में आपको उससे पता लग सकता था। सील्स या सीलिंग। फिर है स्क्रिप्ट। इनका स्क्रिप्ट जो है एनिग्मेटिक है, इसको डिसाइफर नहीं किया गया, डिसाइफर नहीं करा जा सका, ठीक है। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ से लिखी जाती थी? ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। एंड हम देख सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट जो होते हैं वो उर्दू स्क्रिप्ट का होता है, ठीक है। बट ये जो है ये स्क्रिप्ट जो वो डिसाइफर नहीं करा जा सका इसको। इसमें काफ़ी सारे साइन लैंग्वेजेस यूज़ होते थे, ठीक है। कुछ कुछ स्क्रिप्ट जो है स्मॉल होती थी। एंड ये हम देख सकते हैं, ये स्क्रिप्ट्स वगैरह जो है हम काफ़ी चीज़ों पे देख सकते थे, ऑर्नामेंट से लेके, जार्स में लेके, क्राफ्ट्स में, डिफरेंट क्राफ्ट आइटम में लेके वहाँ पे हम इसको देख सकते थे, ठीक है। एंड उसके बाद है वेट सिस्टम। अब जो वेट सिस्टम है, वेट कैसे होते थे? इसके स्क्वायर टाइप के होते थे, क्यूबिकल होते थे। तो हमारे यहाँ पे जो वेट सिस्टम होता है ना, जैसे कि हम जो वेट रखते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, वहाँ पे भी उनका था, कुछ लोअर डिनोमिनेशन था। तो हायर डिनोमिनेशन जो था वो उनका बाइनरी सिस्टम होता था, ठीक है। जैसे 1, 2 फिर 4 मीन्स इंटू 2 करते जाओ, आप उसको मिल जाएगा। जो लोअर डिनोमिनेशन थे वो डेसिमल सिस्टम में होते थे इनका, ठीक है। तो इनका वेट सिस्टम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में।
पॉलिटिकल लाइफ कैसे थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसका पता हमें करेक्टली नहीं चल पाया है। तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे एक ना वो बड़ा बिल्डिंग टाइप का मिला था जिसको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला है, इसको एज अ पैलेस बोला है कि हो सकता है ये राजा का पैलेस हो, ये हो। तो एक हमें मूर्ति मिली है प्रिस्ट किंग, ठीक है, एक राजा के टाइप का जिनके हाथ नहीं है एंड वो एक शॉल टाइप का कुछ लपेटे हुए वैसे दिखाया गया है। तो एक प्रिस्ट किंग का मिला है, बट उनको उन्होंने एज्यूम किया है कि हो सकता है ये राजा हो, ठीक है, बट हमें करेक्टली नहीं पता। तो एक पैलेस इन्होंने सोचा कि एक एविडेंस है कि बिल्डिंग देख के कि वो पैलेस हो सकता है और उसमें वो राजा हो सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी है, काफ़ी सारे ओपिनियंस भी आए थे। किसी ने कहा था कि वहाँ पे पूरे जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे एक ही राजा थे, ठीक है, तो वो सारे कंट्रोल करते थे। दूसरा है कि कुछ मानते थे कि नहीं, एक नहीं काफ़ी सारे राजा थे, हर एक जगह के लिए अलग अलग राजा, ठीक है। कुछ मानते थे कि नहीं, कोई राजा ही नहीं था, स्टेट मिलके काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी प्रोपोर्शन में बनती थी, हर एक चीज़ें एक ही टाइप के दिखते थे, वो कैसे, तो स्टेट मिलके काम करते थे। तो ऐसे कुछ सारे काफ़ी सारे बहुत सारे ओपिनियंस है सब लोगों के। एंड एक और थिंग, ये जो राजा, ये जो इनके सोशल पॉलिटिकल लाइफ को देखने की इतनी दिलचस्पी एक्चुअली क्यों जगी, बिकॉज यहाँ पे जो मटेरियल्स मिलते थे, क्राफ्ट्स मिलते थे, या फिर जो आप आर्किटेक्चर देख लो, ये बिल्कुल सेम टाइप के दिखते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन में दिखते हैं, इतने प्लान्ड में दिखते हैं। तो ये प्लानिंग तभी हो सकती है जब कोई आपका एक ऑथोरिटी हो, क्योंकि सब लोग, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सब अलग अलग बनाएंगे। जब एक ऑथोरिटी होती है तभी आपका कोई काम जो है एक प्रोपोर्शन में चल सकता है। तो उनको लगा कि शायद कोई तो ऑथोरिटी होगी, तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, बट दिस इज ट्रू और नॉट ये हमें नहीं पता। तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर जिसमें मैंने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो इसके सेकेंड पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आया। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड यस, सेकंड पार्ट देखना मत भूलना। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।